माननीय सदस्यगण, युवा संसद के मॉनसून सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सदन न केवल जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उस पीढ़ी की आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है जो संवाद, लोकतंत्र और कर्तव्य में विश्वास करते हैं। इस सत्र की शुरुआत करते हुए मैं सभी सदस्यों से संसदीय प्रक्रियाओं की गरिमा बनाए रखने, शिष्टाचार बनाए रखने और हमारे संविधान की अक्सर बहसों में प्रतिबंधित करने वाली सार्थक बहसों में भाग लेने का आग्रह करती हूँ। Members to take oath for affirmation, Secretary General, please. Ms. Srishti, who stand elected from Mathura constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language you would like to take oath? In Hindi. मैं सृष्टि जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। From Jammu constituency of Jammu and Kashmir will now take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language you would like to take oath? Dogri. मैं माननीय युवा संसद की सदस्य चुने जाने के बाद परमात्मा के नाम करने इस बंद चुकनिया कि मैं देश की प्रभुसत्ता ते एकता की कायम रखने ले मैं कानून के स्थापित भारत के संविधान पर विश्वास से निष्ठा प्रदर्शित कर दी कि जिस दफ्तर में दाखिल होने वाली हाँ वो काम में मेहनत से निष्ठा करने निभागी। जय हिंद। हाल ही में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आई, जिसमें सैकड़ों मासूम जीवन हमसे छीन लिए। इस त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे गए, अनेक घायल हुए और हजारों परिवार बेघर हुए। गांव के गांव डूब गए, फसलें और सड़कें नष्ट हो गई। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि उन टूटे हुए सपनों की कहानियां हैं जिनकी पीड़ा हम सबके दिल को हिला दी। इस सदन की ओर से मैं सभी मृतकों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और शोकग्रस्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवारों को इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति दे। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदया, आज जब मैं मंच से बोल रही हूँ तो मेरा मन भी उसी वेदना से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, हिमाचल और पंजाब के हर शोकग्रस्त परिवार के लिए ये जो प्राकृतिक आपदा घटी है, ये प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे धैर्य की परीक्षा थी। इस कठिन आपदा के कारण हर आंख में डर है और हर दिल में चिंता है। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बीच हमारी सेना ने दिन रात काम करके लाखों लोगों की जान बचाई। साथ ही सरकार ने निर्णय लेकर SDRF को NDRF की टीमें भिजवाई, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई। इसी के साथ सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के
माननीय नेता विपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं सदन में बेहद भारी महसूस करती हूँ। जम्मू, पंजाब, हिमाचल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आए बाढ़ में अनगिनत परिवारों का सब कुछ छीन लिया। जिन घरों में कभी जीवन की रोशनी जगमगाती, आज बचे हुए मासूम बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी की आंखों में केवल असुरक्षा और भय दिखाई दे रही है। विपक्ष की ओर से मैं उन सभी प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदया, जब जनता संकट में थी तब सरकार को मौसम विभाग की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया गया। बाढ़ नियंत्रण के नाम में बनाए गए तटबंध कुछ घंटों में ही ढह गए। राहत और बचाव कार्य देर से पहुंचे और लोग मदद की गुहार लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकारी लापरवाही और नाकामी का जीता जागता सच था। आज पक्ष स्पष्ट कहना चाहता है कि जनता केवल संवेदनाएं नहीं चाहती, जनता चाहती है कि ठोस कार्रवाई की जाए और रोकथाम के नए योजनाएं भी आए। धन्यवाद। now the House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. प्रैक्टिस मिलेगा उसकी ना। General Secretary may convey the message of condolence to the viewers. Now the Prime Minister will minister. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचित करवाना चाहती हूँ। सुश्री सोनिया, भारी उद्योग मंत्री, सुश्री कशिश, पर्यटन राज्य मंत्री, सुश्री नवनीता, युवा एवं खेल राज्य मंत्री। The House shall now begin question hour. Members will put forward their questions to respective ministers. Question number 101, Ms. Madhuri. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब खून की बूंदें घाटी में गिरती हैं और दिल्ली की दीवारें खामोश रहती हैं, तो जनता जनार्दन को शक होने लगता है कि कहीं सत्ता में बैठे लोग संवेदना को नहीं खो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले में 25 मासूम पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमला ना केवल एक आतंकवादी हमला था, बल्कि एक सीधा तमाचा था हमारे राष्ट्र सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था पर। और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह रही कि सरकार 15 दिनों तक बस मौन बैठी रही और आक्रोश और दबाव में आकर सरकार को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, की सरकार खुफिया इनपुट की बात तो बार बार करती है, तो क्या वो खुफिया इनपुट की गोली मीडिया की तरह से टीवी पर दिखाने की कोशिश करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये इंटेलिजेंस की पूरी विफलता नहीं थी कि आतंकवादी पहलगाम में घुसे, बल्कि 26 लोगों को मारकर वहां से सुरक्षित निकल गए? और जब देश बवाल चाहता था तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर को डायरेक्ट एक्शन के बजाय डिलेड रिएक्शन कहना ज्यादा सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार बताएगी कि पहलगाम के हमले के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्या हुआ कोई राजनीतिक निष्कासन? क्या की गई कोई सर्जिकल स्ट्राइक? क्या किया गया आतंकी वित्त पोषण पर ठोस एक्शन? या सिर्फ ट्विटर पर ही हर बार की तरह कड़ी निगाह करके जनता को भरमाया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, कठोर निर्णय से राष्ट्र बनती है और देरी से राष्ट्र की सीता होती है, तो आज देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र का उत्तर था या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किया गया एक पब्लिक रिलेशन स्टंट? और आगे की क्या ठोस योजनाएं हैं कि पहलगाम जैसा राष्ट्र शर्म का अध्याय फिर से ना दोहराया जाए? Honorable Minister of Home Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, जब देश पर वार होता है तब दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो जो अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र की रक्षा करते हैं, और दूसरे वो जो संसद में बैठकर उनके साथ सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को मैं साफ कह देना चाहता हूँ, जो राष्ट्र की जीत में भी राजनीति ढूंढे, वह न राष्ट्रवादी है न जिम्मेदार विपक्ष।
अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, तो मैं विपक्ष को ये साफ कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो दशकों से आतंकवाद को पाल रहा था, उसे इस ऑपरेशन से संदेश मिला है कि अब तुम्हारे घर में भी कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के हमलों में ना तो भारत का कोई एयरबेस प्रभावित हुआ और ना ही उनके हमले सफल हुए। सभी को हमारी एयर डिफेंस प्रणाली ने निष्फल कर दिया। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे, अध्यक्ष महोदय 11 हवाई अड्डे निस्तानाबूद किए, ये जवाब देते हुए कि भारत अब चेतावनी नहीं सीधा जवाब देता है। भारत ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया है। अध्यक्ष महोदय, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानता, पर इस सदन में बैठे विपक्ष को मैं बात स्पष्ट कर दूं कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। जम्मू और कश्मीर के एक नागरिक की सुरक्षा के लिए, एक जवान के सम्मान के लिए और हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के सम्मान के लिए हम जान दे देंगे इसके लिए। नंबर 102 मिस रितिका। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पेट खाली हो और जेब में रोजगार का सिक्का न खनक रहा हो, तब विकास की हवाई बातें केवल धोखा लगती है। पीएलएफएस अप्रैल 2025 की रिपोर्ट यह साफ कहती है कि भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 13.8% है। शहरी क्षेत्रों में यह बहुत संकट और भयावह है, 17.2% और ग्रामीण इलाकों में 12.3%। सबसे दुखद तस्वीर तो हमारी बेटियों की है। शहरी युवा महिलाएं 13.4% बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा बेरोजगारी का यह आंकड़ा महज कोई संख्या नहीं है, यह टूटते सपनों, बिखरती उम्मीदों और हताश होती प्रतिभाओं की कहानी है जो इस देश की रीढ़ बन सकती है। सरकार मंच से तेज आर्थिक विकास और मिशन युवा जैसी योजनाओं की लुभावनी तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज का भारतीय युवा न नौकरी पा रहा है न सामाजिक रोजगार। जब युवा हाथ खाली हो तो राष्ट्र का भविष्य अधूरा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इतने सारी योजनाओं और बड़े बड़े वादों के बावजूद भी भारतीय युवा की बेरोजगारी दर 13.8% क्यों है? क्या यह सच नहीं कि राजनीतिक पीआर और प्रचार को औजार बनाया जा रहा है ताकि जनता को यह भ्रम दिलाया जा सके कि युवाओं की समस्या हल हो रही है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ हमारे देश की युवा शक्ति, की ऊर्जा और भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सदस्य ने पीएलएफएस की जो रिपोर्ट उद्धृत की है वह आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की मेहनत और सरकार की गंभीरता को नजरअंदाज करना राजनीतिक चालबाजी है। अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में बेरोजगारी दिखाई गई है, लेकिन साथ ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी लगातार बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा युवा काम के लिए निकले हैं। ये विकास और जागरूकता का संकेत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मिशन युवा, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों ट्रेन और स्किल्ड युवाओं का निर्माण किया है। सिर्फ 3 सालों में 1.34 करोड़ से भी अधिक युवाओं को इसके जरिए ट्रेनिंग दी गई है। क्या ये भी विपक्ष को पीआर स्टंट लगता है? ये पीआर स्टंट नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण किया है, जहां भारत के युवा फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और स्टार्टअप इनोवेशन के जरिए नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं। विपक्ष अभी भी सरकारी नौकरी के पुराने नजरिए में अटका है। नए भारत का युवा नौकरी सिर्फ ढूंढता नहीं, वह नौकरी बनाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के युवा अपनी मेहनत और परिश्रम से दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारी पहचान बेरोजगारी से नहीं बल्कि हमारी काबिलियत से है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, देश की युवा शक्ति और उसका परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा बल है। धन्यवाद।
Question number 103, Miss Elisha. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज जब हम खुद को विकसित भारत कहने की ओर में लगे हैं तो दुनिया हमें डेड इकोनॉमी कह रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के पतन की तस्वीरें हैं जो कभी भारत की पहचान हुआ करती हैं। अध्यक्ष महोदया, हमने सोचा था कि सबका साथ सबका विकास अब वैश्विक मंच पर दिखाई देगा, लेकिन जब यूएसए ने हमारे उत्पादों पर 50% से भी ज्यादा टैरिफ ठोका तो हम चुप हो गए। अध्यक्ष महोदया, जब हमने रशिया से तेल लिया तो अमेरिका निराश हो गया और जब अमेरिका से दोस्ती निभाई तो रशिया खफा हो गया। अब ऐसा लगता है कि भारत का कूटनीतिक सिद्धांत बस इतना ही रह गया है कि दोनों को हाँ कहो और अंत में किसी का साथ ना पाओ। अध्यक्ष महोदया, only Israel declared its support for India's Operation Sindoor, but other countries like United Kingdom, China, they mainly joined the UN's routine appeal for the peace, but no one gave the backing support to India. I ask this government, if this is not the failure of foreign policies, then what else can it be? We fought with the courage of Operation Sindoor, but world fought with their so-called excuses. जब दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया तो चीन और तुर्की ने तो पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट दिया, तो क्या यह भारत की विदेश नीति की गंभीर विफलता नहीं है जिसमें टैक्टिकल सक्सेस को ग्लोबल डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज बना दिया गया? Honorable Minister of External Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक प्रश्न है डेड इकोनॉमी का, तो मैं बताना चाहता हूं कि डेड इकोनॉमी वही भारत जिसकी जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जहां आज G20 की अध्यक्षता की जाती है, जहां पूरी दुनिया निवेश करने को आतुर है और जहां आज अपने खुद के राष्ट्रीय हितों के निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वह रूस से 30% सस्ता कच्चा तेल खरीदना हो या अमेरिका से $20 बिलियन के रक्षा सौदे करना हो। जहां तक प्रश्न है अमेरिका द्वारा हमारे उत्पादों पर टैरिफ लगाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं जो एक खेमे में घुटने टेक दे। हमारे किसान, हमारे बुनकर, हमारे छोटे व्यापारी, यही तो भारत की आत्मा है। अगर अमेरिका हमसे ये चाहता है कि हम अपनी कृषि सब्सिडी, एमएसपी या आंतरिक मीडिया को खत्म करें, तो मैं आज सदन में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अमेरिका के टैरिफों से राहत पाने के लिए कृषि हितों से समझौता नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, कूटनीतियां तालियां बजवाने के लिए नहीं होती हैं, वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए होती हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब भारत ने पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया तो विपक्ष को इससे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि चीन और तुर्की क्या करेंगे। हमने 7 मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को 33 देशों में भेजा, जिनमें पूर्व राजदूत और सांसद भी शामिल थे, जिन्होंने विश्व समुदाय को पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की वास्तविकता समझा। भारत ने बायलैटरल रूप से डी-एस्केलेशन सुनिश्चित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति किसी विफलता का उदाहरण नहीं, उनकी सशक्त रणनीति किसी भी मध्यस्थता से मुक्त रणनीति का उदाहरण है। धन्यवाद। Question number 104, Miss Payal. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं इस सदन में एक ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जो बच्चों और विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षा। आज भारत में शिक्षा विकास की बजाय पैसों की नीति बन चुकी है। प्राइवेट टेक्निकल और मेडिकल कॉलेजेस द्वारा कैपिटेशन फीस